सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, नोटबुक बंद होनी चाहिए, ठीक है। नोटबुक देख देख के आंसर नहीं करेंगे। माइनस आई का सबसे पहले बताओ, सबसे ज्यादा माइनस आई किन का होता है? केटायंस की एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस आई ज्यादा। उसके बाद किसका रहेगा? जहां पर की एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद आपके कौन आते हैं? हैलोजन्स आएंगे, ठीक है। और फिर जो बच गए हैं वो अदर्स, मतलब जो इस कैटेगरी में नहीं है उनका इन सब से क्या होने वाला है? कम माइनस आई रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप हवा में आंसर देंगे, उसके बाद लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, कंपेयर माइनस आई इफेक्ट। कंपेयर माइनस आई इफेक्ट। क्या कंपेयर करने के लिए कह रहा है? माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करने के लिए रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। जब मैं ऑप्शन लिखूं तभी आप समझ जाना कि कौन सा आगे कौन सा पीछे जाना चाहिए। हमारे सामने दिया गया है NH3 पॉजिटिव नंबर 1 पर। उसके बाद दिया गया है NO2 नंबर 2 पर। उसके बाद दिया गया है CN नंबर 3 पर। कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हमारे सामने है यहां पर NR3। R कौन है? मिथाइल ग्रुप। नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज। फिर अगर अपन बात करें तो यहां पर फिर से है NH3। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमारे सामने कौन है? NO2। फिर हमारे सामने कौन है? OR। OR में RCH3 रख दूं। फिर हमारे सामने कौन है? आयोडीन। क्लियर? तो ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3, ये रहेगा नंबर 4 और ये रहेगा नंबर 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर हमारे सामने आता है फ्लोरीन दिया गया है नंबर 1। उसके बाद NO2 दिया गया है नंबर सेकंड पर। उसके बाद OCH3 दिया गया है नंबर थर्ड पर। क्लियर? और अगर अपन बात करें उसके बाद हमारे सामने क्लोरीन दिया गया है नंबर 4 पर। इनका हम सब कंपैरिजन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने रहेगा। यहां पर दिया गया है आयोडीन नंबर 1 पर। फिर दिया गया है NH2 नंबर 2 पर। फिर दिया गया है आपका NR2। क्या दिया गया है? NR2 नंबर 3 पर। क्लियर? नंबर 5, आराम से आप समझते रहेंगे, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से ही हमें क्लियर होंगे। आयोडीन दिया गया है, उसके बाद COOH दिया गया है, उसके बाद OCH3 दिया गया है नंबर 3 पर। नेक्स्ट और लास्ट CH2F हमारे सामने है, CHF2 हमारे सामने है, CF3 हमारे सामने है। क्लियर? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। चलो एक और कर लेते हैं, नंबर 7। एक हमारे सामने है CF3, एक हमारे सामने है CCl3। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। आइए सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आपके आंसर हवा में आने चाहिए कि किस प्रकार से कंपैरिजन है। बताओ, इनमें अगर मैं कंपैरिजन करूं सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा एक ही पॉजिटिव दिख रहा है, तो उठा के सबसे आगे। तो नंबर 1 का माइनस आई सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया? अब देखो NO2CN, जैसे मैंने आपके लिए एकदम जचा के लिखे थे वैसे नहीं है। मैंने तो एकदम बढ़िया आपको परोस के दे दिया था कि देखो ऐसे पार्शियल पॉजिटिव ये सब। आपको ऐसे थोड़ी देगा। तो आपको NO2 की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। जब आप NO2 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो NO2 की स्ट्रक्चर ये है। जब आप CN की स्ट्रक्चर बनाओगे तो CN की स्ट्रक्चर ये है। बताइए, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में EN डिफरेंस है कि नहीं है? सो देयर विल बी पार्शियल एंड देयर विल बी पार्शियल। बिल्कुल सही बात। इसमें बताइए, देयर विल बी पार्शियल, देयर विल बी पार्शियल, बट द पार्शियल चार्ज इज सेम। तो जब चार्ज सेम हो जाए तो फिर किसकी तरफ निकलो? EN। ये आपका नाइट्रोजन कैसा है? sp2 और ये कार्बन कैसा है? sp।
पर sp2 नाइट्रोजन की NH3 कार्बन से ज्यादा। इसका मतलब फिर माइनस आई किसका आएगा, सेकेंड, और फिर किसका आएगा, थर्ड। क्लियर? पता है क्या करते हो आप, उस सीरीज को तो बच्चे याद कर लेते हो जुगाड़ से, पर दिक्कत यह है कि उस सीरीज में से डायरेक्ट नहीं आते, बीच बीच में से उठ के आते हैं, या फिर आने वाला आपकी सीरीज में होगा भी नहीं, पर कंपैरिजन तो फिर भी करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप बताइए, देखो ये भी क्या है, केटाइन, ये भी क्या है, बाकी नहीं है, मतलब इनका माइनस आई ज्यादा रहेगा। देखो यहां भी पॉजिटिव चार्ज किस पर है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज किस पर है, तो आप अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या मिलेगी, सेम, sp3 sp3। क्लियर? लेकिन आप जानते हैं सेकेंड पीरियड पे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड पीरियड एटम पर अगर sp3 आपका कैसा है और H की बजाय R लगा हुआ है, तो माइनस आई किन का ज्यादा होगा, R वालों का माइनस आई ज्यादा होगा। मतलब इसका माइनस आई ज्यादा और उसका माइनस आई कम, तो सबसे आगे आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकेंड। आप बताइए इन दोनों में ये केटायन है और आप जानते हैं इनमें से कोई भी केटायन नहीं है। क्लियर? चलिए आप बताओ, ये तो आगे आएगा, इन दोनों में इनमें कंपैरिजन करें तो आप जानते हैं यहां नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है, पार्शियल, बाकी किसी पर भी की एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, की एटम देखना है मतलब जिसका बॉन्ड हटा हुआ है। क्लियर? किसी पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो फिर कौन आएगा, थर्ड। अब देखिए आपका क्या इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, क्या ये केटायन है, इसका मतलब हेलोजेंस के बाद में होना, सीधी सी बात है, हेलोजन से आगे पार्शियल पॉजिटिव और केटायंस मिलेंगे, इसका मतलब फिर कौन आने वाला है आपका, आयोडीन, दैट इज नंबर 5। और फिर कौन सा आएगा आपका, फोर्थ का, फिर आएगा नंबर 4। क्लियर? हम नॉर्मली इसमें मिस्टेक करते हैं ऑक्सीजन और आयोडीन को देखकर, हमें लगता है ऑक्सीजन की एन ज्यादा है और आयोडीन की एन कम है। बात तो सही है, पर यहां पर ऑक्सीजन अपनी बॉन्डेड फॉर्म में है, एलिमेंटर फॉर्म में, तो ये ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चंस बने। अगले वाले में बताओ फिर किस प्रकार से बात करें, अगले वाले में बताइए किस प्रकार की बात करें। आप जानते हैं नोटो में नाइट्रोजन पर की एटम पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और किसी पर है, ये क्या है, हेलोजेंस, यानी कि ये हेलोजेंस और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो फर्स्ट और फोर्थ में ज्यादा एन किसकी है, फर्स्ट, तो फिर कौन सा आएगा, फ्लोरीन, और फिर कौन सा आएगा, क्लोरीन, और सबसे पीछे जाएगा थर्ड। क्लियर हो गया? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप बताइए इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा, रीजन बीइंग हेलोजन से आगे पार्शियल पॉजिटिव और केटायन आते हैं, नाइट्रोजन पर यहां पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में जब आप पोलैरिटी दिखाओगे तो यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहां पार्शियल, क्योंकि नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा होती है, तो की एटम पर पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, तो सबसे आगे हेलोजन। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, सेकेंड पीरियड पर बताया था ना H की बजाय R, तो बताइए किसका ज्यादा होगा, थर्ड का, और उसके बाद कौन सा आएगा, सेकेंड। पक्का? बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का बताइए सबसे ज्यादा किसका रहेगा, किसका, फर्स्ट बता रहे हैं, COOH को ठीक से नहीं देख पा रहे हो क्या, कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, पोलैरिटी, तो सबसे आगे कौन सा आएगा, सेकेंड, फिर फर्स्ट, और उसके बाद थर्ड। आगे बात समझ में? तो जैसा मैंने कल लिखा था वैसा थोड़ी एग्जामिनर लिख कर देगा कि पार्शियल पॉजिटिव वगैरह सब बना के देगा, नहीं। अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो माइनस आई लगाने वाला कितना है, एक, एक फ्लोरीन, इसमें माइनस आई लगाने वाले कितने फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन, इसमें माइनस आई लगाने वाले कितने फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन। तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव नेचर का होता है, मतलब ऐड हो जाता है। यहां पर कितने का माइनस आई है, एक का, यहां पर और यहां पर, तो जितने ज्यादा माइनस आई वाले होंगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा, तो सबसे ज्यादा, उसके बाद, उसके बाद बताओ, ये तो आपके सीरीज में नहीं था, होंगे नहीं सीरीज में, वो सीरीज कुछ है ही नहीं, होते क्वेश्चन है कुल मिला के। सीरीज तो क्या है, मॉड्यूल ईएलपी के सारे क्वेश्चंस को बना दी गई है ताकि ये बच्चा याद कर ले, फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे। बच्चा आता है सर माइनस आई का ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, सर बोलते हैं क्या आपको सीरीज याद है, नहीं तो याद कीजिए, ये क्या तरीका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, आप बताओ यहां माइनस आई वाले कितने हैं,
पक्का? बताओ यहां भी माइनस आई वाले कितने हैं? पक्का? लेकिन आप जानते हैं यहां माइनस आई कौन लगा रहा है और यहां कौन ज्यादा लगाएगा? तो किसका माइनस आई ज्यादा? फर्स्ट का माइनस आई सेकंड से खत्म हो गया। सुलटाइए इसको जल्दी से। अब आपके पेपर में जो आएंगे वो इनमें से नहीं होंगे। यही तो खास बात होनी चाहिए। डिटो पेपर और नोटबुक के क्वेश्चंस मैच करके उसका कोई मतलब नहीं है। हमें हमेशा अपनी कमियों पर काम करना है। हमें क्या नहीं आता है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको सीखना है। फेक कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होने देना है। ये दे दिया करो सर। फरमान खान। गोल्डन पाल। मोहम्मद शोएब। सिलेक्शन घर बैठने से नहीं आएंगे कि सर मैं 5 दिन क्लास नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चे, जब आएगा तब फोड़ देंगे। फूट जाएगा मुंह। बिल्कुल। OCS3 में पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल, तो की एटम पर कैसा चार्ज है? आप देखो सबसे आगे, फिर पार्शियल और फिर हैलोजन। सबसे पीछे कहां जा, पीछे ये इनमें तो थर्ड में देखो। नहीं, माइनस आई में दूसरे फैक्टर भी तो लग रहे हैं ना। बाकी में जब अपन बात करेंगे तो ईएन से बातें होंगी ना भाई। आपका नो डाउट पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने से ईएन कम हुई है, पर कितनी कम हुई है? कितनी कम हुई है वो एक डेटा हो जाता है। तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कंपेयर कर पाते हो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। ऋषि कुमार, आप ही थे क्या? देख रहे हो गजब तरीके से ढूंढता हूं मैं। समीर, आए हो। सिंपल समीर लिखा है, आपने नाम क्या दिया वहां पे? ठीक है। प्रेम रंजन। अदिति राज। ऐसे ढूंढता हूं जो नहीं मिले। हुकम वर्मा। हुकम है कि हुकम है? हुकम वर्मा हो। अमीषा शुक्ला। वीर अभिमन्यु शर्मा। वीर अभिमन्यु शर्मा। वीर ही नहीं आए, बताओ कैसे काम चलेगा वीर के बिना? वीर जारा वाला वीर है ये। तेज बारिश है ना, चप्पल सिर पे रख के ले आते हैं, क्योंकि अपना दिमाग किस में है? चप्पलों में। वो नहीं भीगने चाहिए ना।
तो कुछ लोग बारिश आते चप्पल सिर पे रख लेते हैं कि दिमाग गिल्ला हो गया तो कैसे चलेगा। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, रेजोनेंस, कॉन्जुकेशन एंड डीलोकलाइजेशन। ये जबरदस्त टॉपिक रहने वाला है। आईओसी ओसी दोनों इसके अंदर कवर करता हुआ चलूंगा मैं, वो तो लिखूंगा मैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है रेजोनेंस, कॉमा कॉन्जुकेशन, रेजोनेंस कॉमा कॉन्जुकेशन एंड डीलोकलाइजेशन, एंड डीलोकलाइजेशन। यानी कि कॉन्जुकेशन पर बातें होंगी, रेजोनेंस पर बातें होंगी एंड डीलोकलाइजेशन के ऊपर बातें होंगी। हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, आपकी कुछ प्रीवियस नॉलेज को हम चेक करेंगे। रेजोनेंस, कॉन्जुकेशन एंड यहां पर बात करेंगे किसकी, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, रेजोनेंस, कॉन्जुकेशन एंड डीलोकलाइजेशन। जैसे पहला एग्जांपल जो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं मैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये जिसने पहले पढ़ा है वही जवाब देगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? काफी बच्चों का कहना है कि इसमें रेजोनेंस नहीं है, और ये बिल्कुल गलत जवाब है। यस, दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग रेजोनेंस। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है चेप्टाल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो मैं कह चुका हूं कि आप एनसीईआरटी में या तो अंडरलाइन या पेज नंबर लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी हल्की चीज नहीं है, हर किसी के पास है और हर किसी को पता है पेपर वहीं से बनता है, फिर भी सिलेक्शन, क्योंकि समझना भी तो पड़ता है उसको। अगर हम बात करें क्या इसमें कॉन्जुकेशन है? नहीं है। क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है? नहीं है। अब एक बच्चा सोच रहा है कि मुझे तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं पता, उसको बिल्कुल भी डरने की जरूरत, वो कच्ची मिट्टी है, उसको मैं सिखा लूंगा, उसको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने गिवन है Cn माइनस, क्या है? Cn माइनस। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? तो जवाब है जी हां, इसमें रेजोनेंस है। पर इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन और इस मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन, मैं आप लोगों की जो डेफिनेशन है ना रेजोनेंस की, उसको मॉडिफाई कर दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने ये वाला मॉलिक्यूल गिवन है, ध्यान से सुनते रहेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल हमारे सामने गिवन है। जी हां, इसमें रेजोनेंस भी है, इसमें कॉन्जुकेशन भी है और इसमें डीलोकलाइजेशन भी है, और आप ये स्पेशल केस पढ़ते हो। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि जब रेजोनेंस है, कॉन्जुकेशन नहीं है और डीलोकलाइजेशन, यानी कि कॉन्जुकेशन नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल में क्या है? इससे क्लियर होता है कि रेजोनेंस आपके कॉन्जुकेशन एंड डीलोकलाइजेशन का मोहताज नहीं है। पर आप तो डेफिनेशन ये पढ़ते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। ये मतलब पार्शियली करेक्ट मैं कह सकता हूं, इवन एनसीईआरटी तो ये लिखता भी नहीं है। रेजोनेंस की पूरी एनसीईआरटी में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई मिलेगी आपको। मैं कह रहा हूं ना, हम जो एनसीईआरटी नहीं लिखता ना वहीं पर ही बातें करते हैं, जहां एनसीईआरटी लिखने पर आता है हम नहीं समझा पाते उन चीजों को। तो इससे क्लियर हुआ कि भाई साहब रेजोनेंस कॉन्जुकेशन और डिलोकलाइजेशन के बिना भी हो सकता है। हाँ, इन दोनों में रिलेशन है। अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है तो फिर डिलोकलाइजेशन होगा, और अगर कॉन्जुकेशन और डिलोकलाइजेशन है तो 100% रेजोनेंस होगा ही होगा। तो जो आपने पढ़ा हुआ है ना, वो रेजोनेंस का एक स्पेशल केस पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? रेजोनेंस का एक स्पेशल केस, यानी कि जिसमें कॉन्जुकेशन और डिलोकलाइजेशन भी होता है। हालांकि रेजोनेंस आपके कॉन्जुकेशन, डिलोकलाइजेशन, सिग्मा, पाई किसी का मोहताज नहीं होता है। तो सर इनफैक्ट रेजोनेंस होता क्या है? आइए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें मतलब
कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी धीरे धीरे टॉपिक के अंदर। ये नहीं है कि मुझे कैसे पता चलेगा रेजोनेंस है या नहीं है, वो तो काफी देर बाद। अभी मैं रेजोनेंस के एग्जांपल लूंगा, मैं आपको कन्विंस करूंगा कि देखो इसमें रेजोनेंस है। पर जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा फिर आपको खुद भी पता लगने लगेगा कि कब रेजोनेंस होता है और कब नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं समझा रहा कि कब होगा और कब नहीं होगा। अभी तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, इनको समझा रहा हूं कि इनमें रेजोनेंस कैसे और क्यों है। क्लियर? देखिए, अगर हम रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात करें बच्चे, किसकी बात करें? रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात करें तो रेजोनेंस की डेफिनेशन है, अगर किसी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा, अगर किसी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़े, अगर किसी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस खत्म। अगर किसी मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर से लिखा जा सकता है, इट मींस इट इज हैविंग रेजोनेंस, खत्म। जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड हमारे सामने, ये एक फॉर्मल्डिहाइड की लुईस स्ट्रक्चर है, एक लुईस स्ट्रक्चर ये है फॉर्मल्डिहाइड की। पर इस लुईस स्ट्रक्चर की अपनी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि ये लुईस स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं समझा पाती। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ फॉर्मल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? फॉर्मल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? पोलर पाई बॉन्ड वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। प्रॉपर रिवाइज करते रहें। तो अगर हम ट्रिक पर जाएं तो आप बोलोगे यस सर, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट हैज पोलर पाई बॉन्ड। फिर आपने समझाया था कि सर ये पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, पर सिग्मा स्टार, पाई स्टार इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमओटी, molecular orbital theory, and resonance hybridization is the concept of VBT। तो दो अलग अलग अप्रोच ले रहे होते हैं हम, हमें पता भी नहीं होता कि दो अलग अलग बातों को मिक्स करके आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को भी नहीं पता, कुछ भी बोलो चलेगा। क्लियर? तो हमें वीबीटी के बेस पर ही समझाना है इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो ये तो नहीं समझा सकता, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता, इनफैक्ट कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं एक इसकी लुईस स्ट्रक्चर ऐसी बना दूं, क्या बना दूं? एक लुईस स्ट्रक्चर ऐसी बना दूं जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो अब आपको कार्बन के वैलेंस सेल में साफ साफ कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। इसका मतलब बताइए, क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? जी हां। सो दिस लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स इट्स इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इंडिकेट्स इट्स इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ये नहीं समझा पाती। तो आप समझिए, हम किसी कंपाउंड की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? क्योंकि सर हम फ्री बैठे होंगे। क्या बैठे होंगे? फ्री, तो हम बना लेते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम एक कंपाउंड के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये वाली स्ट्रक्चर कोई ना कोई इसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो। जैसे ये वाली इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं समझा पाती, पर ये वाला इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि देखो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब एक ही कंपाउंड की जो दो लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे अगर कोई मुझसे पूछे, बताइए दोनों सेम कंपाउंड हैं कि अलग अलग हैं? सेम। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। एक ही कंपाउंड की क्या है ये? डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर। और एक ही कंपाउंड के डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर को इस एरो से लिखा जाता है। किस एरो से लिखा जाता है? इस एरो से लिखा जाता है एक ही कंपाउंड की डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स को। तो जो एक ही कंपाउंड की डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर होती हैं, उनको हम कई बार क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आधी से ज्यादा जनता को रेजोनेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं आती। आपसे इससे पहले अगर कोई ये पूछ लेना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो बोलेंगे जो रेजोनेंस में बनते हैं। सोचो, सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाता, आपके होम बोर्ड में भी आ जाता, 0 मार्क्स मिलते। रेजोनेंस में बनते का मतलब क्या है? तो अब आपको क्लियर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। और ये डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर केवल और केवल किस में डिफरेंट हो सकती है? इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो, इसमें और इसमें हमने एटम्स को नहीं छेड़ा है। जो एटम जहां पर था वहीं पर ही है, केवल और केवल किसको छेड़ा है? बॉन्ड को। और बॉन्ड में तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स।
तो एक ही कंपाउंड की डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर जो कि केवल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग होती हैं, उन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। कई बार इन्हीं को ही अगर अपन बात करना चाहें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बजाय क्या बोल दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोल दिया जाता है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। सर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों? आगे थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ना तो ये रियल है और ना ही ये रियल है। रियल मॉलिक्यूल कोई और है जो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनेगा, ठीक है। और कई बार हम इनको क्या कह देते हैं, कई बार हम इनको कह देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या कह देते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या कह देते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल ये वर्ड आप अच्छे से जानते हैं, वर्ड कैनन आपने जरूर सुना होगा। कैनन क्या आता है? कैनन का कैमरा। कैनन का मतलब होता है इमेज, और कैनोनिकल का मतलब होता है इमेजनरी। मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सर रियल मॉलिक्यूल कौन होता है? थोड़ी देर बाद हमें सारी चीजें पता चलने वाली है। अभी धीरे धीरे हम इन्हीं पर बातें करेंगे। तो देखो, क्या मैंने फॉर्मल्डिहाइड की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बना दी है? जी हां, इट मींस फॉर्मल्डिहाइड इज हैविंग रेजोनेंस, दैट्स इट। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनेंगी या नहीं बनेंगी? मैं समझाऊंगा ना आगे। अभी तो मैं रेजोनेंस पर बातें कर रहा हूं कि रेजोनेंस इनफैक्ट होता क्या है, कब होता है, वो तो मैं खुद बताऊंगा आपको। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, यहां पर आपके सामने है Cn माइनस, और ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूं जब मैंने इसका नेचर समझाया था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक लुईस स्ट्रक्चर Cn माइनस की ये होती है जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर दिखाते हैं। एक और Cn माइनस की लुईस स्ट्रक्चर होती है, अगर आपने +1 में बढ़िया से आईओसी पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? नाइट्रोजन पर। एक ही कंपाउंड की दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स के बीच में ये एरो लगाते हैं, ये एरो ऑफ रेजोनेंस होता है। जब भी ये एरो आ जाए तो आप बोलोगे दोनों आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनमें खास बात है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, बाकी कोई बदलाव इनमें नहीं होने वाला है। तो ये हमारे सामने है। तो बताइए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? हम इन दोनों को बोलेंगे बच्चे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक बार दिमाग में सोचिए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होगी। इन शॉर्ट आरएस बोलना शुरू कर देंगे हम। क्या कर देंगे? आरएस। रेजोनेंस से आर, एस से स्ट्रक्चर से एस। तो ये भी आपका रेजोनेंस है। नेक्स्ट वाला जो आपने काफी बच्चों ने सही जवाब दिया था, बच्चे इसकी भी एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं। एक ये वाली लुईस स्ट्रक्चर होती है और एक ये वाली लुईस स्ट्रक्चर, और भी होती हैं, वो टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगा। ये वाली लुईस स्ट्रक्चर है और बच्चा इसको बहुत ही आसानी से पहचान लेता है। कैसे? क्योंकि जिन्होंने हल्का सा भी रेजोनेंस पढ़ा है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लेता है, इस प्रकार से। तो यहां उसको समझ में आ जाता है कि हाँ रेजोनेंस है। तो आप समझिए ये एक ही मॉलिक्यूल की क्या है? दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलूं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलूं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलूं, एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है। अब जरा सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अगर किसी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं हम या बनाई जाती हैं, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या है? रेजोनेंस। एंड दिस इज 101% ऑथेंटिक डेफिनेशन। और यही एनसीईआरटी लिखता है, और ये जाकर लिखता है आपकी +1 एनसीईआरटी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। रेजोनेंस इंट्रोड्यूस करता है पहली बार एनसीईआरटी, वहां पर यही डेफिनेशन के साथ। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। इसमें आपको जो मैंने बोला है उसके अलावा कुछ नहीं चमकेगा। मतलब आप एक तरीके से अभी कन्विंस हो गए हो कि हाँ फॉर्मल्डिहाइड में रेजोनेंस है, हाँ साइनाइड में रेजोनेंस है। पर सर मुझे कैसे पता चलेगा कब किस में रेजोनेंस है और किस में नहीं है? तो आपको बताया जाएगा।
सुलटा दिया सभी ने। अगर आप ये एरोज नहीं बनाएंगे तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे मिथ हैं जो टाइम के साथ दूर होने वाले हैं। एक्चुअली रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का कोई रियल मूवमेंट होता ही नहीं है। कई बार सर लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस, जहां पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलने लगे ऐसे, तो क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस। अगर स्टेटमेंट आ जाए इन रेजोनेंस इज देयर रियल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आंसर इज नो। कोई मूवमेंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअली में, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आप सोच रहे हो वो केवल और केवल आपकी इमेजिनेशन में है, रियलिटी में है ही नहीं वो। तो स्टेटमेंट्स इसलिए निपटाती हैं, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जानते हैं कुछ ना कुछ मसाला तो लगाया, और एग्जामिनर उन्हीं मसालों से हमको छीलता है फिर। सुलटा दिया है। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस हम लिखेंगे, कुछ चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी, कुछ धीरे धीरे क्लियर होंगी, परेशान होने की जरूरत, क्योंकि टॉपिक जस्ट स्टार्ट हुआ है। लिखिए, सबसे पहले आप रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख दीजिए, ऐसे लिख दो रेजोनेंस, और उसके आगे हम उसकी क्या बातें करेंगे, डेफिनेशन। रेजोनेंस, रेजोनेंस लिखिए इसके सामने। Whenever a molecule can be represented by, whenever a molecule can be represented by, whenever a molecule can be represented by two or more structures, whenever a molecule can be represented by two or more structures, whenever a molecule can be represented by two or more structures which differ only, which differ only, which differ only in arrangement of electrons, which differ only in arrangement of electrons, which differ only in arrangement of electrons, ब्रैकेट में लिख दीजिए, हैविंग सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का अरेंजमेंट नहीं बदलना चाहिए, हैविंग सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल भी ना बदले, केवल किसका अरेंजमेंट बदले, इलेक्ट्रॉन्स का। आइए दोस्तों, जो आप जानते हैं उसी पर बात करता हूं मैं सबसे पहले, हालांकि कैसे क्यों वो अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा। देखो बेंजीन की आप एक तो ये स्ट्रक्चर बना देते हो, कई बार आप बेंजीन की ये वाली स्ट्रक्चर भी बना लेते हो, ये वाली स्ट्रक्चर भी आप बना लेते हो। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में गौर से देखो, बताओ क्या फर्क है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपका पाई बॉन्ड यहां पर है, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड यहां, इसमें पाई बॉन्ड यहां पर है, लेकिन इसमें यहां पर पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड यहां पर है, लेकिन इसमें यहां पर पाई बॉन्ड। तो आप बोलोगे सर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, और बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मींस आप ये कहना चाहते हो कि सर ये दोनों स्ट्रक्चर केवल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां है, बस ये जगह अलग अलग है, बाकी कोई अरेंजमेंट में फर्क नहीं है। तो ये एक दूसरे की क्या हुई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब बेंजीन में क्या है, रेजोनेंस, कि बेंजीन को दो लुईस स्ट्रक्चर से आप दिखा रहे हो, एक स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की पोजीशन ये दिखा रहे हो, और दूसरे स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की पोजीशन ये दिखा रहे हो, इसका मतलब इसमें क्या है, रेजोनेंस। आइए कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जरा मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे दोस्तों। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये मॉलिक्यूल गिवन है और हमारे सामने ये मॉलिक्यूल भी गिवन है, आप बताइए क्या मैं इन दोनों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकता हूं, क्या मैं इन दोनों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकता हूं? क्या गड़बड़ी है? देखिए सर क्लियरली इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन थे और अब कितने हैं, मतलब यहां एटम्स का अरेंजमेंट भी चेंज हो गया है। एटम्स अपनी पोजीशन नहीं बदलते कभी भी रेजोनेंस में, कौन बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
यानी कि बॉन्ड्स चेंज होते हैं, और बॉन्ड किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो आप इन दोनों को आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, ये गलत है। तो इस पर ऐसा एरो लगना जरूरी है। तो कई बार आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस पर क्रॉस नहीं लगाता है। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो दोनों आपस में क्या है? एक ही कंपाउंड की लुईस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक कंपाउंड की, आप जानते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? कौन है? और उसमें कौन है? इनॉल। तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया है। इसका मतलब ये तो आइसोमर है, और आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट? डिफरेंट कंपाउंड। और रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक ही कंपाउंड की डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग कंपाउंड्स की नहीं होती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जल्दी से लिखेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको क्लियरिटी और मिलती जाएगी। यानी कि ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस पर फोकस कीजिए। आपके हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन बदल ली, एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, केवल किसकी पोजीशन बदलेगी? इलेक्ट्रॉन्स की। अगला पॉइंट लिखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आप बताइए रेजोनेंस स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मस्ट बी सेम। वो किस में डिफरेंट होंगी? केवल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो लिख दीजिए, representations of a molecule, representations of a molecule, representations of a molecule that differ only, representations of a molecule that differs only, that differs only in the distribution of valence electrons, representation of a molecule that differs only in the distribution of valence electrons। यानी कि किसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से? वैलेंस। अब एक नया वर्ड ऐड कर दिया। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? वीबीटी क्या कहती है? कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो आप सोचिए ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बॉन्ड्स में ही तो डिफर होती हैं, और बॉन्ड कौन से इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं? वैलेंस सेल। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली अलग होगा, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो आइए, जैसे आप लोगों के सामने ये एग्जांपल मैंने ले लिया है। बेटा ये स्टेटमेंट बहुत जहरीली हो जाती है जब आती हैं। तो ये हमारे सामने है कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड हमारे सामने ये है, कुछ इस प्रकार से। यहां पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। आप बताइए, क्या ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं है? तो आपको साफ दिख रहा है, इसमें ये बॉन्ड है और उसमें वो बॉन्ड गायब हो गया है। क्लियर? एटम्स जैसे थे एज इट इज हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? बताइए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये देखिए आपके एसीटोन में भी रेजोनेंस है। क्लियर? तो ये आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे? बताइए, कार्बन के वैलेंस सेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देन यू विल से 8 इलेक्ट्रॉन्स। पक्का? आप बताइए, यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में? तो यहां पर आप लोगों के सामने है 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब देखो यहां पर कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सही बात है कि नहीं है? और यहां पर ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बदल रहे हैं। यहां पर कार्बन के वैलेंस सेल में 8 थे, यहां पर कितने हो गए? 6। इसी से ही तो समझ में आएगा कि यस, कार्बन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। और इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इसका मतलब सर आपने हमें जुगाड़ बताया था, क्या? कि पोलर पाई बॉन्ड वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। ये नहीं समझा पाएगा, वो समझा देगा। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच थोड़ी अलग दी जाती है, रियलिटी कुछ अलग होता है। जल्दी से उल्टा दीजिए इसको। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तब तक कोई मतलब नहीं है।
सुलटा दिया है। अगला पॉइंट लिखिए, रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। 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 इनफैक्ट रेजोनेंस कोई रियल फिनोमिना नहीं है। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो हाइब्रिडाइजेशन रियल है कि हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल। मतलब अपनी बात समझाने के लिए, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, अब घर वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, तो तुमने एक कहानी सुना दी। तो रेजोनेंस एक ऐसी ही काल्पनिक कहानी है, और अगर कोई कहानी ही काल्पनिक है तो उसके पात्र भी क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। घर वालों ने 10,000 रुपए भेजे, क्लियर, और आपने 3 दिन में ही खर्च कर दिए, ठीक है। फिर घर वाले से फिर पैसे मांगे आपने, घर वाले बोले अभी तो भेजे ही थे। फिर आपने कहानी सुनाई, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया और सारे पैसे खर्च हो गए। कहानी कैसी है? काल्पनिक। अब घर वाले पूछेंगे कौन सा दोस्त, तो एक नया दोस्त भी बनाया, दोस्त भी काल्पनिक होगा, क्योंकि कुछ के नाम तो आपने ले रखे होंगे और गलती से घर वालों के पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकते हैं। तो जब कहानी ही काल्पनिक है तो उसके पात्र भी काल्पनिक। कहने का मतलब यह है कि रेजोनेंस एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। तो ये जो आप बना रहे हो, ये भी, इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये केवल समझाने के लिए पेपर पर बनाई गई चीजें हैं, वास्तव में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, resonance structures are imaginary। resonance structures are imaginary, मतलब ये इमेजिनरी है, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर सर बनाते क्यों है? ताकि हम चीजों को आसानी से समझा सकें। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में, हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे, हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब तो सर हमारा जीवन क्या एकदम बर्बाद निकला है अभी तक? हमको पढ़ाया जाता है, नाम लिखा जाता है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिखा जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। और हमसे पूछी जाती है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और सर हम तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मेल्डिहाइड के एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो और फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पॉजिटिव और यहां दोनों ही फॉर्मेल्डिहाइड है। और ये दोनों ही क्या हैं? आपके इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड वास्तव में होता ही नहीं है क्या? जो हम पढ़ रहे हैं वो तो क्या है? इमेजिनरी। जैसे हमने, आपने बोला बेंजीन बनाओ, मैंने बड़ी शिद्दत से ये वाला बेंजीन बनाया, क्लियर। हो सकता है सर मेरे दोस्त ने ये वाला ना बनाकर ये वाला बनाया हो, तो देखो दोनों में पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। लेकिन आज आपने तो कह दिया कि ये तो दोनों ही इमेजिनरी है, इनका कोई रियल में एग्जिस्टेंस, हकीकत यही है, इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस, इसका मतलब तो बेंजीन है ही नहीं है। ये है रियल बेंजीन, तो ये वाला, ये होता है रियल बेंजीन, और इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये होता है रियल मॉलिक्यूल। और ये बनता कैसे है? इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से। ये जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इनके कंट्रीब्यूशन से ये आपका रियल मॉलिक्यूल बनाया जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ए मॉलिक्यूल हैज ए सिंगल एक्चुअल स्ट्रक्चर, यानी कि मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। ए मॉलिक्यूल हैज ए सिंगल एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या किसी मॉलिक्यूल को एक सिंगल स्ट्रक्चर से लिखा जा सकता है? तो जवाब है हां, लिखा जा सकता है, और जो रियल भी होता है। ए मॉलिक्यूल हैज ए सिंगल एक्चुअल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ए मॉलिक्यूल हैज ए सिंगल एक्चुअल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, विच इज द वेटेड एवरेज। इस वर्ड का मतलब आपको आगे क्लियर होगा। विच इज द वेटेड एवरेज, which is the weighted average of different resonance structures, which is the weighted average of different
रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से ही बनता है। जैसे ये आपका कौन है बताइए, रेजोनेंस हाइब्रिड, इन शॉर्ट आरएच लिख दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बना किससे, इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस वाले के कंट्रीब्यूशन से, इसीलिए इनको कई बार हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे सकते हैं। अगला पॉइंट, अब बच्चा अपने तरफ से कुछ चीजें सोचने लगता है, अब हम उन पर बातें करेंगे जो रेजोनेंस के बारे में बच्चे के दिमाग में होते हैं मिथ। हकीकत में ऐसा कुछ होता ही कि सर ने बोला देखो बेंजीन बच्चे ऐसे भी लिखते हैं और बेंजीन बच्चे ऐसे भी लिखते हैं। आगे बात समझ में, ये बेंजीन की ही दो लिविस स्ट्रक्चर हैं, हालांकि दोनों ही कैसी हैं, इमेजिनरी। तो बच्चा सोचता है समझ गए, ये कभी इसमें चला जाता होगा और कभी इसमें, मतलब यही इसमें बदल जाता है फिर यही वापस इसमें बदल जाता है। तो हकीकत यह है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर, ये इनके बीच में ये वाला एरो, ये जब एरो लगाते हो तो फिजिकल आप पढ़ रहे हो, दिस इज द एरो ऑफ इक्विलिब्रियम, इंटर कन्वर्टेबल का एरो होता है ये। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि जो आपने बनाया है उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो तो इमेजिनरी है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिए, बच्चा नॉर्मली ऐसा सोचता है कि शायद ये इसमें बदल जाता होगा और ये इसमें बदल जाता होगा, या थोड़ी देर के लिए ये इसमें रहता होगा, कुछ देर बाद ये इसमें चला जाता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आपने बनाया है वो केवल आपकी इमेजिनेशन में, हकीकत में तो है ही नहीं। तो स्टेटमेंट्स में आते हैं क्वेश्चन और बच्चा डरा जाता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, a molecule does not exist, a molecule does not exist, a molecule does not exist, a molecule does not exist for a certain fraction of time, a molecule does not exist for a certain fraction of time, a molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form, in one canonical form, in one canonical form, and for other fraction of time, and for other fraction of time, and for other fraction of time in other canonical form, and for other fraction of time in other canonical form। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी आपको लगे कि कुछ समय के लिए मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है और कुछ समय के लिए मॉलिक्यूल इस फॉर्म में। इसको एक बेसिक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं। क्लियर, जैसे बहुत सारे बच्चे टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर, एक मास्टर है, वो एक दिन एक कार से आया, दूसरे दिन वो दूसरी कार से आया, तीसरे दिन वो तीसरी कार से आया। तो जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है वो कह रहा है बहुत अमीर है भाई, ये तीन तीन कार है इसके पास। क्या है, तीन तीन कार। और फिर अगले दिन बेचारा बाइक से आया, तो कह रहा है देखो इसके पास बाइक भी है, पर हकीकत उसके पास बाइक ही थी, 3 दिन तो मांग के लाया था वो, क्योंकि बारिश हो रही थी। एक दिन किसी की मांगी, एक दिन किसी की मांगी, एक दिन, तो तुमको लगा कि उसके पास 3 कार हैं, तो ये आपकी इमेजिनेशन है। तो रियल मॉलिक्यूल कभी आधे समय के लिए इसमें और आधे समय के लिए इसमें ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपकी इमेजिनेशन है। हकीकत में ऐसा कुछ होता ही, तो मैंने रिलेट करने के लिए कहा है, ये मुझ पर अप्लाई ना करें, ठीक है, मेरे पास एक ही है। देखो अभी इन्होंने नाम भी बता दिया, ये नंबर भी बता देंगे, और जो मैं चला रहा वो मेरी नहीं है। तो एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के लिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये अगर हार्ड सर की है, हाँ तो मान सकते। अगला पॉइंट लिखेंगे, देर इज नो सच इक्विलिब्रियम, देर इज नो सच इक्विलिब्रियम, देर इज नो सच इक्विलिब्रियम, देर इज नो सच इक्विलिब्रियम between the canonical forms, between the canonical forms, between the canonical forms as we have between tautomeric forms, as we have between tautomeric forms, as we have between tautomeric
forms in टोटोमेरिज्म। इन टोटोमेरिज्म, तो आप जानते हैं अभी हमने टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, तो ये आगे की लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं होगी, पर इतना क्लियर हो गया कि ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल, इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको लगता है कि इन्वर्ट कन्वर्ट होती है, नहीं, ये मिथ है जो बच्चा बना लेता है रेजोनेंस के पढ़ने के बाद, खुद से ही जो शॉर्टकट बनाते हो वो ये है, कैसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस इज an intramolecular phenomena. Resonance is an intramolecular phenomena. Resonance is an intramolecular phenomena. कैसी कहानी है? इंट्रा, विद इन द मोलिक्यूल की कहानी, उसका दूसरे मोलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मोलिक्यूल। ये भी पॉइंट आगे क्लियर होगा आपको। रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मोलिक्यूल। रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मोलिक्यूल as the energy of resonance hybrid, as the energy of resonance hybrid, as the energy of resonance hybrid is less than, as the energy of resonance hybrid is less than the energy of any, as the energy of resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure, energy of any single canonical structure। आगे बात समझ में कि रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि ये कौन है? रेजोनेंस, दिस इज द रियल। इसकी एनर्जी किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्या होती है? कम होती है। तो रेजोनेंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हमने सोचा उससे ज्यादा स्टेबल निकले। हमने बेंजीन को जितना पेपर पर बनाया उससे कहीं ज्यादा स्टेबल वो हमें एक्सपेरिमेंटली पाया। तो आप समझिए, जब हमने सोचा वो रिजल्ट मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब अब हमें कोई ना कोई कहानी सुनानी पड़ेगी। जैसे आपने बोला घर वालों को, किसमें तो मार्क्स मेरे 350 ही हैं, पर अगले में 500 हो जाएंगे, और वो 500 नहीं हुए। अब आप एक नई कहानी सुनाएंगे। तो यही है कि जो आपका रियल मॉलिक्यूल होता है वो किसी भी आपकी इमेजिनरी स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। ये आपको रेजोनेंस एनर्जी में और भी बेटर क्लियर करूंगा। तो अभी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जिनमें आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी ना मिली हो, क्योंकि टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इन सभी चीजों में क्लियरिटी आने लगेगी, और मैं वो लाइनें वापस रिपीट भी करूंगा। और इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, ऐसी बातें होती हैं, अगर इसने बोला है तो रिपीट करेगा। अब नेक्स्ट आता है, भाई साहब आप लोगों को एक बात पता चल गई है, और ये बात आपने बाजू वाले को कोनी मार के बता दिया है, क्या? कि रेजोनेंस हाइपोथेटिकल है। क्या है? इमेजिनरी है। अब अपन कुछ भी बनाए, कोई लेने देना। जब काल्पनिक है, सोचना ही है, तो मैं तो कुछ भी सोचूंगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त। रेजोनेंस के कुछ रूल्स हैं, ये काल्पनिक जरूर है, इमेजिनरी जरूर है, पर ये नहीं कि आपकी मनमानी चलेगी इसके अंदर, कि कहीं भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को कहे आप कुछ भी बना के आ गए कि इमेजिनरी तो है। तो ऐसा नहीं हो सकता। देयर आर सर्टेन रूल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा रूल्स टू राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रूल्स टू राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रूल्स टू राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के सर्टेन रूल्स हैं, आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। आते हैं कई बार क्वेश्चन, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चा सोचता है ये कैसा क्वेश्चन, जब इमेजिनरी है तो इनफाइनाइट बना देंगे हम, तो ऐसा नहीं होता है। पहला रूल लिखिए इसके अंदर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। resonance structures have the same position of nuclei. Resonance structures have the same position of nuclei.
आप बताइए न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? एटम के अंदर। इसका मतलब न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज, तो एटम की पोजीशन भी चेंज। ये लाइन एनसीईआरटी की है, बहुत अलग तरीके से लिखता है जानबूझ के, ताकि बच्चे को समझ में ना आ जाए। तो ब्रैकेट में लिखो, इसका मतलब क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट अलाउड। कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए आप एटम का मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट अलाउड, यानी कि केवल किसका मूवमेंट अलाउड है? इलेक्ट्रॉन्स का। एटम्स का मूवमेंट अलाउड नहीं है। और दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। इसके कहने का मतलब यह है कि ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। अगर आपके पास में स्टेटमेंट आ जाए कि इसको लिख दे वन, इसको लिख दे टू, वन एंड टू आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप बताइए, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है और अब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन रह गए? एक हाइड्रोजन कहां गया? इसका मतलब एटम ने अपना मूवमेंट लिया है। और रेजोनेंस की खास बात है, एटम्स का मूवमेंट अलाउड नहीं है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ऐसे ही तो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले। जैसे अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से ये, और ये बताइए आपस में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है? आपस में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है? बेसिक सा फंडा है, इतना साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन कहीं से तो आया होगा, और मूवमेंट एटम्स का तो अलाउड ही नहीं है। तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये कहना चाहता है कि केवल इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हो सकते हैं दोस्त, आपके एटम नहीं हो सकते। आइए एक बेसिक एग्जांपल और मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं, ताकि चीजों में आपको क्लियरिटी आ जाए। मैं हाइड्रोजन तो सारे दिखा रहा हूं, कार्बन आप बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे। जैसे ये बेंजीन की एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये बेंजीन की दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। आप देख लीजिए, इसमें एटम्स कहीं भी अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे। केवल अगर पोजीशन बदली है तो किन्होंने? पाई बॉन्ड्स ने। तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउड है, एटम्स का मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चंस कई बार आते हैं, बताइए कौन सी दो आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है? तो जिसके बेसिक्स क्लियर है वही इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। लिखेंगे तीनों एग्जांपल्स, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है। अब आप लेक्चर 1-2 जो मैंने आपकी क्लास में करवाया था वो जरूर रिकॉल कर लें। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसके बिना रेजोनेंस आपको समझ में ढंग से नहीं आने वाला है। सुलटा दिया सभी ने? केवल रेजोनेंस में किसका मूवमेंट अलाउड है? इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स का मूवमेंट अलाउड नहीं है। ये रूल पहले बता दिया गया है कि इमेजिनरी है, कभी आप अपनी मनमर्जी चलाओ, ऐसा नहीं चलेगा। सेकंड, दो ही रूल दिए हैं बस। कितने रूल दिए हैं? दो ही रूल दिए हैं। सेकंड, two resonance structures, two resonance structures, two resonance structures, two resonance structures must have the same number of unpaired electrons. Two resonance structures must have same number of unpaired electrons. Two resonance structures must have same number of unpaired electrons. देखिए दोस्तों, ये जबरदस्त पॉइंट है, कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चनिंग आपसे की जा सकती है। और गजब की बात ये कि एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी के ही दोनों पॉइंट्स ये आपके सामने दिया गया। अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? आप बताइए इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इस लुईस स्ट्रक्चर में कितने हैं? दो, चार फेंके जा रहे हैं राक्षस ऐसे हवा में। एक, दो, तीन, चार, पांच, जो सही है तू छाट ले, कोई सा तो इनमें से होगा ही। तू किस लिए आया सुबह सुबह उठ के?
हम तो केवल फेंकेंगे तो समेटता रहे। भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं, लेक्चर नंबर 1। बहुत सारे बच्चों को लगा कि क्या पढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमें ये नहीं पता चलता बॉन्ड बनने पर कितने लोन पेयर अनपेड बचते हैं। नहीं पता होता इसलिए पढ़ाया था। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है स्ट्रक्चर में। बताइए कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? 4। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो चारों इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में ले रखा है। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। अगर हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना लिया तो बॉन्डिंग में गया वो इलेक्ट्रॉन, अब अनपेड नहीं बचा है। तो आप देख लो, कार्बन के 4 बॉन्ड हैं और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। अगर ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड और एक और बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो 2 क्या बचते हैं? लोन। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता उसके ऊपर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हैं। आधी जनता को नहीं पता चलता। ये पेपर ऐसा आएगा भाई साहब, निपटाए जाओगे ढंग से। किसी भी स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा बेसिक पर बात करता है और मास्टर बेसिक पर बात नहीं करता है। जेई वाले करते हैं ऐसी वाली बातें। अगर मैंने इसको इस प्रकार से बना दिया है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है? आप बताइए इसमें क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? राक्षस कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 2। एकदम दिमाग से पैदल, वास्तव में चप्पलों में है तुम्हारा दिमाग। बीच बीच में झाड़ते रहा करो, दोनों कैसे बढ़ाते रहा करो, चलता रहेगा। कार्बन पर कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1। ऑक्सीजन पर भी कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। रूल पढ़ो क्या कहता है वापस से, क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। कहता है अगर इसमें 0 हैं तो उसमें भी 0 होने चाहिए थे। इसका मतलब ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बेटा ये पॉइंट एनसीईआरटी का है, एक बार एग्जाम में आया था, अच्छे अच्छे टीचर्स को निपटा दिया था कि क्या गड़बड़ी इसके अंदर। देखो हर टाइप का टीचर होता है, फिर दूसरा आके बता के भी जाता है, देखो एनसीईआरटी की लाइन थी बच्चे, और आपके सर ने इसकी पीडीएफ चढ़ा के अंडरलाइन भी किया हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल बोर्ड आया है ना और ऑनलाइन का जमाना है, कोई सर ऐसे नहीं है जो एनसीईआरटी को बिना अंडरलाइन छोड़ दें। स्क्रीनशॉट भी तो डालने हैं, तो हर लाइन को भाई साहब, हम मैं तो कहता हूं अगर एनसीईआरटी से गलती से टिक हो गया ना तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि आने के बाद बोले कैसे बताएगा कोई दूसरा कि एनसीईआरटी में देखो यहां दिया हुआ है, उसको तो वहीं से स्क्रीनशॉट काट के डालने कि देखो मैंने भी बताया था, हालांकि मुझे भी अभी पता चला है। ये मेरा हिडन टैलेंट है कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ था, पर बात का मतलब समझ में नहीं आया था। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप अभी भी ढंग से नहीं समझे हैं। एग्जाम्पल्स चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ये हमारे सामने गिवन है, बताइए दोनों आपस में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती? बताइए ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? जवाब बताइए क्यों? असर्शन रीजन में यही तो आता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेटमेंट नंबर 1, A and B are resonance structures, false। या फिर बोलेगा A and B are not resonating। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, because A and B have different number of unpaired electrons। बिल्कुल सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए स्टेटमेंट वालों में उलझ जाते हैं बच्चे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से, एक ये दिया है और एक ये दिया है। बताइए ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है? हैं। ए भाई तूने अब और गलत सोच लिया है, तूने सोच लिया है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ये नहीं बोला मैंने, जितनी भी लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, ये बोला है मैंने। अब बहुत सारे बोलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस नहीं हो सकता। अरे पूरा पढ़ ले भाई, इसमें एक है तो उसमें भी एक ही होना। यस दीज आर वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। निपटाइए तीनों एग्जांपल।
सुलटा दिया है। पक्का? अब आगे के जो पॉइंट्स हैं वो रेजोनेंस के कोई रूल नहीं है। अब आगे के जो पॉइंट्स हैं, अगर हम वो गलती कर रहे हैं, इसका मतलब हमें रेजोनेंस तक आने किसने दिया है? मैंने कहा आने दिया है। हमने कोई एडमिशन क्लोज थोड़ी देखे हैं, हम तो सबको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएंगे। हमारे रूम बहुत खाली है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब यह है कि फिर आपको साइंस की बेसिक नॉलेज नहीं है। जैसे सभी जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो न्यूट्रल है और दूसरी में आपने प्लस चार्ज बना दिया। तो भाई साहब, जो काम फिजिक्स वाले नहीं कर पा रहे वो केमिस्ट्री वाले कर रहे हैं, और आप समझिए जो और कोई नहीं कर पा रहा हम कर रहे हैं, तो सर हम टैलेंटेड होंगे? तो जरूरी थोड़ी हम टैलेंटेड हो, हम गलत भी तो हो सकते हैं। क्लियर? तो अगला पॉइंट, मतलब कोई रूल नहीं है, बस ऐसे सिंपल लिख दो, रूल तो दो ही है रेजोनेंस के। अगला पॉइंट लिखेंगे, टोटल नंबर सॉरी टोटल चार्ज मस्ट बी सेम, टोटल चार्ज मस्ट बी सेम इन ईच resonance structure, total charge must be same in each resonance structure, total charge must be same in each resonance structure। अब इसका भी देखना, तुम गलत मतलब निकालोगे। बताइए इस मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज कितना है? सोच रहे हैं इसमें भी कि क्या पता तूने नहीं दिखाया हो। अगर कोई स्पीसीज चार्ज्ड है तो वो मेंशन किया जाता है, कभी छुपाया नहीं जाता है। टोटल चार्ज कितना है? 0। अगर मान लीजिए मैंने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई, तो वो कुछ इस प्रकार से बनाई है। यहां पर ऑक्सीजन पर कैसा है? पॉजिटिव। यहां पर कैसा है? नेगेटिव। बताइए बताइए, यहां भी टोटल चार्ज कितना है? यहां भी कितना है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्लस माइनस आ नहीं सकते, आ सकते हैं रेजोनेंस में, पर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। सेम सेम। यहां पर 0 है तो उसमें भी क्या होना चाहिए? 0। अपने ही तरीके से चल रहे हो कि तूने बहुत पढ़ाया है टॉप रैंकर्स को, हम सिखाते हैं पढ़ाया कैसे जाता है। इसमें कोई डाउट ही नहीं, 3 साल से मैं यही देख रहा हूं। अनअकैडमी वाले चुन चुन के स्टूडेंट्स लाते हैं, इसको पढ़ा के दिखा, बच्चा भी कहता है मुझे पढ़ा के तो मानूं मैं। देखिए इसमें टोटल चार्ज कितना है? +1, और इसमें भी कितना है? तो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई एक में तो चार्ज है नहीं तो दूसरे में चार्ज नहीं दिखना चाहिए, दिख जाएगा चार्ज, पर वो कांस्टेंट होना, इधर भी +1 उधर भी +1। जैसे अगर मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारे सामने गिवन है कुछ ऐसा CH2+, और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस प्रकार से बना दी है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो आप यकीन मानिए गलती हो गई है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें टोटल चार्ज और उधर टोटल चार्ज, तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। गलत बनाया आपने, कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। सुलटा ये तीनों एग्जांपल्स, फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सुलटा दिया है। तो रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमिना जरूर है, पर आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि कुछ भी बनाएंगे कुछ भी फेंकेंगे। सुलटा दिया है सभी ने। अब अगला पॉइंट और लिख देंगे। इसका मतलब ये भी, ये कोई रेजोनेंस का रूल है क्या? बताओ। ये तो सिंपल है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आई थिंक 9th 10th के अंदर आ जाता है।
तो अगर आप रेजोनेंस तक पहुंच गए मतलब +2 में पहुंच गए हो, तो आपको पहुंचने किसने दिया? मतलब पहले फेल कर देना चाहिए था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ठीक से समझिए फिर आगे बढ़िए। अगला पॉइंट और लिखिए, सेकेंड पीरियड एटम, सेकेंड पीरियड एटम, सेकेंड पीरियड एटम can't have more than 8 electrons in its valence shell. Second period atom can't have more than 8 electrons in its valence shell. Second period atom can't have more than 8 electrons in its valence shell. मतलब किसी भी सेकेंड पीरियड एटम के वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो बताओ क्या लिखते हो? 1s, उसके बाद 2s एंड 2p। सेकेंड पीरियड यहीं तक होता है बस। सेकेंड पीरियड में 2s एंड 2p तक ही जाता है, क्योंकि 2d होता ही नहीं है। तो बताओ s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। और p में? तो वैलेंस सेल में इसमें सेकेंड पीरियड वालों मैक्स टू मैक्स अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आपने बना दिए, इसका मतलब फिर से आपको बॉन्डिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्या हम ऐसी गड़बड़ी करते हैं? भर भर के करते हैं हम ऐसी गड़बड़ी। क्लियर? क्योंकि हमें रेजोनेंस कुछ पढ़ाए ऐसे जाता है, पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव, पाई के आगे रेडिकल, और जब ये हमें दिखाई देता है तो हम सब कंट्रोल खो देते हैं। जैसे ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनी हुई मॉलिक्यूल की, और दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो मैंने कुछ इस प्रकार से बना दी है। क्लियर? इस प्रकार से बना दी है। अब आप बताइए इसमें क्या ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं या फिर नहीं? देखिए बच्चे ने भाई साहब पूरा दिमाग लगाया है। प्लस चार्ज इधर कितना है, प्लस चार्ज उधर भी कितना है, चार्ज का कंजर्वेशन रखा है उसने, एटम्स का मूवमेंट नहीं करवाया है। फिर क्या गड़बड़ी हो गई बताइए? यहां नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। और नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एटम है? सेकेंड पीरियड। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। फिर गड़बड़ी होती क्यों है? क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव, ऐसे खटक से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। हम बेसिक फंडे ही भूल जाते हैं। तो ऐसी कोई भी गड़बड़ आप नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे आप लोगों के सामने ये वाली स्ट्रक्चर गिवन है, सभी इधर बोर्ड पर ध्यान देंगे। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। जब ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो कितना लोन पेयर बचता है? 1। ये बहुत पहले बता चुका हूं, लेक्चर 1 2 ठीक से रिवाइज करना। अब अगर मेरे को बोला जाए क्या ये इसकी एक वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं, क्या ये एक वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या फिर नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये नहीं। कहां गड़बड़ हो गई सर? थोड़ा बताइए तो सही हमको। बताइए ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको? 4। 2 तो कार्बन के साथ और 2 और 1 लोन। इसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? और ये तो हो ही नहीं सकता। सही बात है कि नहीं है? अब बच्चे के दिमाग में एक बात आ गई, ओके वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, अरे सेकेंड पीरियड के वैलेंस सेल में। अगर यहीं पर थर्ड पीरियड की बातें होती तो कैसे रहता? 1s 2s 2p 3s 3p 3d। सही बात है कि नहीं है? 2 यहां पर 6 और यहां पर, तो ये मैक्सिमम वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 18। इसको कोई दिक्कत नहीं है। मींस थर्ड पीरियड और उससे आगे वाले अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं, सेकंड पीरियड वाले अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर अपन बात करें, यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। बताइए जब हेलोजन एक बॉन्ड बनाते हैं तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बच जाते हैं? 3। 3 लोन पेयर इस प्रकार से है। ये एक मैंने इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाई है CCl3 माइनस। दूसरी लुईस स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस प्रकार से बना दी है। दूसरी लुईस स्ट्रक्चर जो है वो मैंने कुछ इस प्रकार से बना दी है। क्लियर? अब आप बताइए क्या ये वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है? अभी आप एरो मत देखो, आपका दिमाग कहां जा रहा है?
ये इधर गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में रेजोनेंस में होते ही समझाने का तरीका होता है। तो सर कैसे, क्या ये वैलिड है कि नहीं है? देखो चार्ज तो -1 इधर है, -1 उधर ही है। कार्बन के वैलेंस सेल में 8, कार्बन के वैलेंस सेल में सेकंड पीरियड में कहीं कोई दिक्कत? लेकिन सर इधर बताओ क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2, ये हो गई ना गड़बड़ तो सर। लेकिन क्लोरीन थर्ड पीरियड एटम है और थर्ड पीरियड के वैलेंस सेल में 18 तक आ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? 3D। क्या होता है? 3D होता है। ये देखो डी अवेलेबल है, पर सेकंड में डी अवेलेबल नहीं होता है। तो यहां कोई भी गड़बड़ नहीं है। मतलब ये क्या है? थर्ड पीरियड एलिमेंट है। क्या है? थर्ड पीरियड एटम। आप सीधा लिख दो कि थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है इसके अंदर। जल्दी से सुलटाएंगे। एक एक बात बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताई है, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप बिंदास पूछें। अभी सारी जो बातें आज के लेक्चर में चलेंगी बच्चे, वो कैसे चलेंगी? इंफॉर्मेशन वाली। अमित कुमार कौनकर वन, आदर्श मिश्रा, महावीर जांगीड़। भाई जो लोग अपना बैच ट्रांसफर करवा चुके हैं वो जाके नीचे बोलें, क्योंकि बार बार उनका नाम लिया जाए उसका कोई मतलब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट आए थे और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि नए बैच में जाके पढ़ूंगा, शुरुआत से मैं इस बार निपटा दूंगा, मैं फोड़ दूंगा मैं। तो जब जब नए नए बैच आते रहते हैं तब तब वो मूव करते रहते हैं। पहले कॉनकर 1 में आए, फिर कॉनकर 2 लॉन्च हुआ, उधर खिसक गए। फिर प्रो 1 आया, उधर खिसक गए। फिर प्रो 2 आया, फिर प्रो 2 की तरफ खिसक गए। फिर प्रो 3 आ गया, फिर उधर खिसक गए। अब प्रो प्लस आएगा, उधर चले जाएंगे। तो जब तक तो अनअकैडमी में बैच आते रहेंगे तब तक तो उनका बैच ही फिक्स नहीं होता है। भाई एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप कहीं भी बैठो पढ़ना पड़ेगा। और शुरुआत अगर आपने जल्दी की है तो आपके पास टाइम ज्यादा होगा। इतने धीरे धीरे बताने का कारण है क्योंकि इस बैच में नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा मिलते हैं। तो अर्ली स्टार्ट करने का बेनिफिट कहीं ना कहीं तो बच्चे को मिलता है। ओमवीर, नारायण, महबूब अली। क्यों, इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? ये वापस आ गया है। साजिया खान, नहीं भूल गया नाम, कहां से बोला था? ओके। समीर अली, तनुज वर्मा। अब देख रहे हो, और बातें हम किसकी करते हैं? सिलेक्शन की। सुलटा दिए सभी ने। चलिए, तो आज के लिए हम इतनी ही बातें करेंगे। जानबूझ के आज का लेक्चर थोड़ा मैंने स्लो रखा है, मैं आपसे कुछ छुपाता, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिन 2 लेक्चर आ गए थे, तो सो दैट आप प्रॉपरली रिवाइज कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। भाई कॉनकर 2 वाले ऑप्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कभी भी मॉड्यूल डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।